पहले जो सिंगरौली पुनर्स्थापन सेल नाम रखे हैं, ये मैं पहले उसी का विरोध करता हूं। उसका नाम ये सिंगरौली विलोपन, और हर जेनजी और जेन अल्फा आपको सबसे ज्यादा नजर आएंगे। और वो एनसीएल से वही सबसे पहला प्रलोभन यही दिया कि हम पुनर्स्थापन ऐसा मॉडल बनाएंगे जो भारत में एक नजीर होगा। और वह नजीर आज तक हम कमिश्नर मैडम बैठी हैं, उनको अभी तक सुध ही नहीं है कि हमारा नगर निगम मोरवा शहर को सीरिया नुमा बना दिया गया। नमस्कार। देश इस समय अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, पर मोरवा के लोग आज भी स्वतंत्र होने में लगे हैं। स्वतंत्रता उनको मिल नहीं पाई है, ऐसा लोगों का आरोप है। किससे? एनसीएल प्रबंधन की दमनकारी नीतियों से। क्यों? क्योंकि जो पुनर्स्थापना सेल बनाया गया है एनसीएल का, यहाँ के लोगों को पुनर्स्थापित करने के लिए, वो अपने आप में पुनर्स्थापना नाम ख़त्म करना चाहता है, मोरवा को विलोपित करना चाहता है। ऐसा जो यहाँ के मंच हैं उन्होंने आरोप लगाया है। आज परिस्थितियाँ ये बन गई हैं कि आपने देखा होगा कि उज्जैन में जहाँ जितने भी छात्र हैं वो जा कर के डीएम ऑफिस में बैठ गए और वो डिमांड करने लगे कि उनके स्कूल को जो दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, दूर शिफ्ट किया जा रहा है, वो क्यों किया जा रहा है? डीएम साहब को बुलाने के लिए। आपको सभी को, दर्शकों को ये पता होगा कि हाल फिलहाल में जो आंदोलन दिल्ली में हुआ, झारखंड में हुआ, उसको लेकर के सरकारें भी अब जागरूक हो चली हैं। मोदी जी भी अब इंस्टा मॉडल पे रील बनाकर लोगों से संपर्क में लगे हैं, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है ये उनके भविष्य का बात है। जो जेन जी और जेन अल्फा कहलाते हैं, उनके भविष्य का बात है। उनके भविष्य के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही। उसके अलावा भी तमाम चर्चा एनसीएल प्रबंधन नहीं कर रहा है। यहाँ के स्कूलों के लिए, यहाँ के विद्यालयों के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए, यहाँ के किराएदारों के लिए, ये सब चर्चा खाली कागज़ों तक ही सीमित दिख रही है। और पुनर्स्थापना सेल खाली विस्थापन के नाम पे उसका नाम चेंज हो जाना चाहिए, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है मंचों के द्वारा। इस मुद्दे पे राजेश सिंह जी ने आज वीडियो जारी करके अपना आंदोलन की चेतावनी दी है। उनसे मिलेंगे, जानेंगे कि क्या कारण है कि अब वो दोबारा एक सक्रिय आंदोलन खड़ा करने के उसमें लगे हुए हैं। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार मनीष जी। ये बताइए कि क्या ऐसी बीच में बातें हो गई जिसको लेकर के अब आप ये सोच रहे हो कि छात्रों को लेकर के हम आंदोलन सोच रहे हैं? आप समझ लीजिए कि बड़ा दुर्भाग्य है कि आज भारत में एक तरफ जहां ऐसा तबका है जो लगभग 55 से 60% आबादी है, जिसके ऊपर भारत सरकार का भी ध्यान नहीं है, और उसी तारतम्य में एनसीएल ने भी वही रवैया बना लिया है कि जो यहाँ के बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक तो जितने भी माइनर हैं उनके साथ कानूनी छलावा हो रहा है, कानून का हवाला देकर कि माइनर को हमें कोई भी लाभ नहीं देना है। महिलाओं को जहां एक तरफ लोकतंत्र में आरक्षण की बात की जा रही है कि 50% महिलाएं कार्य में आए, 50% महिलाएं हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, और आज उन्हें भी इस विस्थापन में विलोपित कर दिया गया कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ है तो उसे एक ही लाभ मिलेगा। क्लब करके दिया। अगर आप एक उदाहरण मैं देता हूं कि अगर आप सोचिए कि विस्थापन सेक्शन 9 लगा और इनके पैसे मिलने के बीच में अगर किसी भी परिवार का डाइवोर्स हो जाता है, तो उस स्थिति में उस महिला का क्या दोष है? अगर वह अपना जीवन यापन करने के लिए किसी और परिवार को छोड़कर किसी और रास्ते को पकड़ती है, तो उसे एनसीएल लाभ कैसे देगा? इनके कहीं भी किसी भी जो है मिनट्स ऑफ मीटिंग में या नॉर्म्स में वो नहीं लिखा है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर उस दर्द को कम करने के लिए हम लोगों ने बार बार बात कही, तो इन्होंने हमें सबसे पहला प्रलोभन यही दिया कि हम पुनर्स्थापन ऐसा मॉडल बनाएंगे जो भारत में एक नजीर होगा। और वह नजीर आज तक हम लोग तलाश रहे हैं कि भारत की नजीर छोड़ दीजिए, मोरवा की नजीर हम तलाश रहे हैं कि वाकई में ये एक नजीर बना रहे हैं कि ये पहला ऐसा पुनर्स्थापन नाम का भी ये दुरुपयोग कर रहे हैं। ये पुनर्स्थापन नहीं, ये विलोपन हो रहा है।
और मैं आपको बता दूं कि हम लोग अब आंदोलन की स्थिति में इसलिए आ रहे हैं कि पहले तो ये अपना नाम बदलें। पहले जो सिंगरौली पुनर्स्थापन सेल नाम रखे हैं, ये मैं पहले उसी का विरोध करता हूं। उसका नाम ये सिंगरौली विलोपन सेल रखें और आप विलोपित करने के लिए पैसे का दम दिखाकर आप यहाँ की हारमोनी, संस्कृति, यहाँ के बच्चों का बचपन, यहाँ की महिलाओं का घर आंगन और यहाँ के बुजुर्गों का जो आपसी सामंजस्य है वो छीना जा रहा है। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे हड़प्पा कल्चर, वो कल्चर समाप्त हो गया, आज खुदाई में निकलता है। लग रहा है कि आगे आने वाले समय में भी सारी चीज़ें रहेगी कि एक मोरवा था। एकदम आप समझ लीजिए कि हम अपने अस्तित्व को खो देंगे। अगर ये हमें कहीं बसा देते तो शायद हम अपने इतिहास भूगोल में यह बता पाते कि हाँ बगल में ही हमारा शहर था, हम थोड़े से दूर पे खसक के चले गए तो कहीं ना कहीं हमारा अस्तित्व बचता। लेकिन आज हमें इस जिले के किस कोने में ये फेंकेंगे, अभी तक ये गौण है। अब फेंकेंगे कहाँ? हमको जहाँ तक अभी समझ में आ रहा है कि 3-4 लिस्ट निकल गई, कई लोगों को भुगतान भी कर दिया गया, मगर कहीं भी पुनर्स्थापना की चर्चा नहीं है। ये क्या कारण है कि आप लोग के पीछे कोई बैठक हुई कि नहीं, जिस कारण से आपको ये हार्श डिसीजन लेना पड़ रहा है? आपको बता दें कि सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी तक हमें प्रलोभन दिया गया, जबकि हम लोगों ने पहली डिमांड रखी थी कि पैसा चाहे जो भी तय हो, सुविधाएं चाहे जो भी हमें तय हो, लेकिन हमारा एक सुव्यवस्थित बसाहट जो इन्होंने बार बार, एक आपको ध्यान होगा एक टेंडर भी इन्होंने बिना किसी जगह को निर्धारण किए कर भी दिया हवा में। अब पता नहीं उस पैसे का भी भ्रष्टाचार हो गया एनसीएल में या क्या हुआ, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर कोई बजट हमारे नाम का कोल इंडिया से चला है तो वो हमारे तक अगर नहीं आया तो हम तो यही मानेंगे कि वो एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। फिर एक भ्रष्टाचार इन्होंने टीस कंपनी से करवाया था, हमारा कैलकुलेशन करके, जिस कैलकुलेशन के आधार पे आज ये यहाँ की जनता को ब्लैकमेल कर रहे हैं। आप देखते होंगे, आप जब जनता से मिलते होंगे तो 99% व्यक्ति इनके कैलकुलेशन से असंतुष्ट है। तो उस असंतुष्टि का सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वो जो टाटा कंपनी के द्वारा नापी कराई गई थी और उसमें एनसीएल ने खूब भ्रष्टाचार करवाया टाटा को आगे खड़ा करके। इनके कर्मचारी जो उसमें संलिप्त थे वह खूब पैसे का बंदर बाट किए हैं, ये सच्चाई है। और आज वह खुल के जनता के सामने आ रहा है। जनता ने जो पैसा दिया उसका उसे कोई लाभ नहीं मिला, उल्टा जो उनका एक्चुअल कैलकुलेशन है उसको भी कम कर दिया गया। अब ये उस पे कलम चलाने को तैयार नहीं है। फिर ब्याज की बात आई तो ये झूठा पत्र दिखाकर ब्याज बंद कर दिए, 3 स्टेप में बांट दिए। हमने कहा कि कम से कम ब्याज नोटिस डेट तक होना चाहिए और माइनर का डिसीजन भी नोटिस डेट तक होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ टालते 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 आज ये हमें इस स्थिति पे खड़ा कर दिए हैं कि हमारे पास विस्थापन के नाम पर कोई जगह नहीं है। तो इसलिए हमें मजबूरन इनके खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा कि अब आंदोलन में वो व्यक्ति जाएंगे जिनके साथ इन्होंने छलावा किया है। जितने माइनर बच्चे हैं वो उनको हम ले जाएंगे, इनके एनसीएल में घेरेंगे। और जो महिलाएं हैं जिनको महिलाओं को एक भी पैसा नहीं दिया जा रहा है, हम उनको इनके सामने खड़ा करेंगे। यहाँ कुल कितने विद्यालय होंगे? यहाँ कुल छोटे बड़े विद्यालय कॉलेज मिला के लगभग 26 हैं और 26 की लिस्ट हमने इनको दे दी है। उन स्कूल विद्यालयों को शिफ्ट करने के लिए 60-70 एकड़ भूमि चाहिए। अब वह भूमि का नाम लेते ही इनके जहन में सांप सूंघ जाता है, जैसे लगता है कि हम लोग अब मतलब क्या मांग दिए इनसे। जबकि आप देखिए इस क्षेत्र में पूरा जंगल खाली है, पूरी क्षेत्र की जमीनें खाली हैं। आज बताइए 500 एकड़ ये डिमार्केशन करके 400-500 एकड़ हाउसिंग बोर्ड को देने को तैयार है। मतलब हमारे पैसे का बंदरबाट करने के लिए एक एजेंसी यहाँ आ गई और आपने उसके लिए सारा अपना जितना भी सिस्टम है जिले का वो लगा दिया।
और आज हम पिछले 3 वर्ष से एक कॉलोनी के लिए आपसे 150-200 एकड़ का प्लॉट मांग रहे हैं, तो आप सीधा डिनाई कर रहे हैं कि वो मेरे पास नहीं है। और हाउसिंग बोर्ड के लिए आपके पास 3-3 विकल्प हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ की जनता को ये कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं। कोई भोपाल से ठेकेदार आएगा और वो हाउसिंग बोर्ड का काम करेगा, और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट से 12 लाख 10 लाख रुपए हेक्टेयर में जमीन लेगा, और उस जमीन को हमें 2.5 से 3 हजार रुपए स्क्वायर फीट बेचेगा। तो अभी तक तो ये जिला शोषण का पूरा शिकार होता आया है। पिछले 22-25 वर्षों से हम शोषित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब से ये जिला बना, इस जिले का डीएमएफ फंड आज तक जिले में नहीं खर्चा किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा ये शोषण है। और उसके बाद अब विस्थापन के नाम पे जो पैसा आ रहा है, उसको भी सरकार अपनी आंखें गड़ा के बैठ गई। अब हम इसे किस रूप में लें? अगर हम ये बात को जनता में बोलते हैं तो लोग कहते हैं ये राजनीतिकरण कर रहे हैं, जबकि यह एक एक व्यक्ति का अपना नुकसान है। इसमें राजनीति तो हमारे साथ गवर्नमेंट कर रही है। हम आम जनता के सामने अगर ये बात रखते हैं तो लोगों के पास कोई जवाब नहीं है कि आप जिन जिन जनप्रतिनिधियों को चुने हैं वह खुल के आज हमारे साथ नहीं आ रहे हैं। आखिर कारण क्या है? ऊपर से फरमान आता है और आप साइलेंट हो जाते हैं। तो फिर आपको जनता के प्रति जिम्मेदारी अगर दी गई है तो उस जिम्मेदारी से भागने से क्या जनता का कार्य हो जाएगा? ये दोबारा किस मुंह से आएंगे हमसे वोट मांगने? जब यहाँ की जनता ही विलोपित हो जाएगी तो आपके यहाँ के कम से कम 50-60 हजार वोटर भी तो गायब हो जाएंगे। क्यों नहीं यहाँ के विधायक इस बात को समझ रहे हैं? क्यों नहीं यहाँ के जनप्रतिनिधि इस बात को समझ रहे हैं? आखिर वो 50 हजार वोटर कई विधानसभाओं में बिखर जाएगा या देश के अलग अलग कोने में चला जाएगा। यहाँ लोग अपनी रोजी रोटी के लिए रहते हैं, न कि लोगों का यहाँ पुश्तैनी घर मकान है। यहाँ लोग रोजी रोटी के लिए 3-4 पीढ़ियों से रह रहे हैं, और रोजी रोटी किसी की भी नहीं जा रही है, क्योंकि 3 नंबर वार्ड सबसे मेजर यहाँ का मार्केट है, मेन रोड, और उसके बाद एनसीएल का हेडक्वार्टर, ये कहीं नहीं जा रहा। तो लोगों की इनकम तो है यहाँ। अगर इनकम होगी तो हम घर तो कहीं बगल में बना लेंगे, लेकिन घर हमारा इतना दूर भी नहीं होना चाहिए कि वहां से आने जाने में हमें पता चला असुविधा हो। अब हम 20-25 किलोमीटर दूर जाके और रोजगार यहाँ करेंगे तो हमारे रोजगार की व्यवस्था फिर कौन तय करेगा? ये खाली एक आदमी के रोजगार की बात नहीं है, यहाँ कई सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। उनके सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके भविष्य की बात है। जो यहाँ की जो युवा पीढ़ी है उनके भविष्य की बात है। उसको लेकर के एनसीएल प्रबंधन कहीं भी सकारात्मक रवैया अपनाता नहीं दिख रहा है। ना ही एनसीएल प्रबंधन ही सही, ये बात स्थानीय लोगों का भी मानना है, चाहे वो स्थानीय विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे प्रभारी मंत्री हो। बोलने के लिए मुंह से भले बोल देंगे कि नहीं सारी चीज़ कानून के दायरे में हो रही है, मगर जब यहाँ किसी का सामना करना पड़ जाए उन्हें तो इस चीज़ को शांति बना लेते हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है जिसे लेकर के अब मंचों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। देखते हैं। नहीं, कानून का दायरा आपके हिसाब से जो है वो आप बताएं कि कानून का दायरा विस्थापन का मतलब क्या है? अगर आप ये कह रहे हैं कि हम पुनर्स्थापन कर रहे हैं तो वह पुनर्स्थापन का जगह कहाँ है? अगर मान लीजिए आप और वो करना है तो वो एक्ट में भी है, कानून में भी है, और एक तरफ आप झूठा ड्रामा कर रहे हैं कि हम कानून के साथ चल रहे हैं। तो भाई वह प्लेस कहाँ है आप जहां हमें बसाएंगे? एक सबसे बड़ा मुद्दा भी इसके बाद और आएगा कि जितने यहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और या जितनी भी सोसाइटी टाइप की बिल्डिंगें हैं, उनका पैसा किसको देंगे आप? उनका पैसा किसको? कहीं ना कहीं उनको आपको बना के देना पड़ेगा। सरकारी अस्पताल है, अब अभी तक जमीन नहीं खोजी गई। आप बताइए, एक तरफ से 9 नंबर वार्ड में घर गिराए जा रहे हैं। जिस घर को गिराया जा रहा है उसका पड़ोसी अगर घर नहीं गिरवाना चाह रहा है तो भी बेचारे का घर उस मलबे से दबा जा रहा है। उसके यहाँ सीपेज शुरू हो गई है। एनसीएल को ये लग रहा है कि पूरे मोरवा शहर को सीरिया नुमा बना दिया गया है। जैसे लग रहा है कि यहाँ मतलब कोई ऊपर से गोला बारूद गिर रहा है और रोज 2-4 घर उस पे तहस नहस हो रहे हैं। पूरा शहर छितिर बितिर होता जा रहा है। जब लोग गलियों से गुजरते हैं तो बच बच के अब गुजरना पड़ता है कि कोई पत्थर उनके ऊपर ना आ जाए, कोई मकान उनके ऊपर न गिर जाए। तो न सुरक्षा व्यवस्था कुछ देखी जा रही है, न लोगों की सुविधाओं का ध्यान दिया जा रहा। धीरे धीरे आप देख लीजिए, अगर कोई शहर में पोल गिर जा रहे हैं तो उसको नहीं रिपेयर किया जा रहा है।
हमारे ही मोहल्ले में आदर्श गंगा के सामने आज 2 महीने से पुल टूट के गिरा हुआ है। न बिजली विभाग उसका सुध लेने को तैयार है, न नगर निगम सुध लेने को तैयार है, न एनसीएल सुध लेने को तैयार है। तो मतलब यहाँ की जनता को अब ये पूरी तरह से इतना शोषित करना चाह रहे हैं कि वह शोषण का शिकार यहाँ की जनता बन रही है। एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, पीछे कुछ दिन पहले एक अखबार में, समाचार पत्र में एक समाचार निकला था कि कलेक्टर साहब ने निर्देश दिया है कि 9 नंबर वार्ड में जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है उसको हटाने से पहले दूसरी जगह उसको बसा करके उसके बाद उसका हटाया जाए। तो क्या ये खाली अस्पताल तक ही सीमित है? उनको यहाँ मोरवा शहर के लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं? अब ये तो शासन प्रशासन से आपको सवाल करना चाहिए कि पहले तो यहाँ के लोगों को बसाना पड़ेगा ना। अस्पताल अगर आप बना रहे हैं तो वो किसके लिए? जनता अगर रहेगी ही नहीं तो वो अस्पताल जंगल में होगा क्या? अगर अस्पताल आप बगल में बनाने की इच्छा रख रहे हैं तो आपको स्कूल को भी शिफ्ट करना है, आपको यहाँ की जनता को भी शिफ्ट करना है। अब अगर आज ये स्कूल की जमीन का प्लानिंग करेंगे तो कम से कम 2 से 3 साल तो स्कूल के सेशन को खत्म होने में लगेगा और फिर 2 साल जो है बिल्डिंग बनाने में लगेगा। तो 4 से 5 साल की प्लानिंग तो एनसीएल अभी बना के रखा हुआ है और एक तरफ ब्याज हमारा बंद कर दिया है एनसीएल ने। तो मतलब ये हम मान लें कि फर्स्ट स्ट्रिप का 4 से 5 साल इनको विस्थापन में लगेगा। तो जो 5 साल ब्याज का हमारे नुकसान होगा वो जिम्मेदारी किसकी बनती है? वो तो एनसीएल की ही बनेगी, क्योंकि एनसीएल हमको कहीं जगह ही नहीं दे रहा है। तो हम बसेंगे कहाँ? आज हम घर देखिए, जो लोग यहाँ बेरोजगार थे, जो लोग विस्थापन के लिए घर बनाए थे और जो रिटायर्ड एनसीएल के कर्मचारी थे जो यहाँ बस के रह रहे थे, वो तोड़ तोड़ के जा रहे हैं। लेकिन जो लोग यहाँ के रोजगार वाले हैं, जो यहाँ रहवासी जा कहाँ रहे हैं, वो तो आसपास ही बस रहे हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। एक अनडेवलप्ड शहर की तरह बसते जा रहा है, जहाँ ना ही सीपेज लाइन की व्यवस्था है, ना ही रोड की व्यवस्था है। जिसको जहाँ 2 डिसमिल 4 डिसमिल 5 डिसमिल जमीन दिख रही है वो वहाँ पे जाके अपना मकान बना करके रहना शुरू कर दे रहा है। और आप वहाँ जाके अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कोई शहर नहीं बस रहा है, मजबूरन में कोई एक स्लम एरिया की तरह वो डेवलप हो रहा है। ये यहाँ के नगर निगम को सोचना चाहिए कि नगर निगम के इतने बड़े रेवेन्यू का शहर अगर कहीं शिफ्ट हो रहा है तो नगर निगम का कितना बड़ा लॉस है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नगर निगम में कमिश्नर मैडम बैठी हैं, उनको अभी तक सुध ही नहीं है कि हमारा नगर निगम का लॉस कितना बड़ा हो रहा है। आप रेवेन्यू के लिए बैठी हैं, आपको शहर के डेवलपमेंट में सहयोग करना चाहिए, तो अभी तक उनकी कोई ग्राउंड में रिपोर्ट और प्लानिंग ही नहीं आ रही। यहाँ की जनता के साथ आज तक उन्होंने कोई भी संवाद नहीं किया। कलेक्टर साहब आए, यंग कलेक्टर आए, लोगों की उमंग थी कि नई उम्र के हैं, नए जोश के साथ कार्य करेंगे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि कलेक्टर साहब मतलब ऐसी स्थिति बना दिए हैं कि आज के डेट में उनसे विस्थापन के नाम पे बात करने में लोगों को डर लगता है कि ये बात करने को ही तैयार नहीं है। जनता के साथ कोई संवाद ही नहीं करने को तैयार है। जिसका शहर उजड़ रहा है उससे नहीं पूछा जा रहा है। भोपाल का व्यक्ति तय करेगा कि मोरवा का रहवासी कहाँ रहेगा। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मतलब हम लोग राजतंत्र में हैं या लोकतंत्र में हैं, ये हम खुद तय नहीं कर पा रहे हैं कि आज अपने ही देश में हम एक ऐसा जीवन जी रहे हैं कि जैसे लगता है कि हम किसी और देश से आकर और यहाँ अपने अस्तित्व को खोज रहे हैं। चलिए, आपकी बातों का सार निकल गया। ये बताइए कि आप आगे कब अपना आंदोलन करने वाले हैं? बस जल्द ही आपको बता दूं, मैं अपनी टीम के साथ एक बड़ी बैठक करके और इस आंदोलन को हम लोग प्रयास यही करेंगे कि सितंबर के महीने में, जैसे ये मौसम थोड़ा साफ सुथरा हो जाता है, सितंबर के महीने में एक बड़ा आंदोलन, और इतना बड़ा आंदोलन इस बार खड़ा करेंगे कि एनसीएल सपने में नहीं सोचा होगा। और वो यहाँ के लिए वाकई में एनसीएल ने तो हमारी बसाहट का नजीर नहीं बनाया, लेकिन हम आंदोलन की नजीर जरूर एनसीएल के सामने खड़ी कर देंगे। एक अद्भुत आंदोलन होगा जिसमें वो हर एक माइनर भी होगा, हर एक महिलाएं होंगी और हर जेनजी और जेन अल्फा आपको सबसे ज्यादा नजर आएंगे और वो एनसीएल से वही सवाल करेंगे। अब हम और आप सवाल नहीं करेंगे, अब वो बच्चे सवाल करेंगे, वो महिलाएं सवाल करेंगे कि आखिर उनके लिए एनसीएल के पास कौन सा रोड मैप है। चलिए, ये थे पुनर्स्थापना मंच के प्रवक्ता राजेश जी, जिन्होंने साफ कर दिया है कि सितंबर माह में अब जो स्थानीय बच्चे हैं
छात्र हैं, जेनजी जेन अल्फ़ा, वही अब एंचल प्रबंधन से सवाल करेंगे। अब देखना ये होगा कि इसमें जिला प्रशासन क्या रुख अपनाता है। क्या दिल्ली और झारखंड की तरह यहाँ भी लाठीचार्ज कर पाएंगे क्या छोटे छोटे बच्चों पर? एनसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन ये तो पत्रकारों के सवालों का जवाब ही देना नहीं चाहते हैं, इस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं करना चाहते। फिलहाल समाचार के माध्यम से मेरा ये सभी से सवाल है कि इस मुद्दे पर कहाँ बसाया जा रहा है, कब बसाया जा रहा है, क्या रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जल्द से जल्द बताएं, क्योंकि अब लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। नमस्कार।